तो दोस्तों आज 23 जुलाई 2021 शुक्रवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताजा खबरों की और आज की बड़ी खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में खेलों के महाकुंभ यानी कि ओलंपिक शुरू होने को लेकर बड़ी खबर है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक को लेकर भी बड़ी खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक भारत में जल्द ही आरबीआई की तरफ से एक नई करेंसी लाई जाएगी जो कि एक डिजिटल करेंसी होगी। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर ने इससे जुड़ा एक बयान जारी किया है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में उन सभी यूजर के लिए बड़ी खबर है जो लोग ऑनलाइन खरीदारी करते हैं यानी कि अमेज़न, फ्लिपकार्ट या इस जैसी किसी वेबसाइट से सामानों को खरीदते हैं। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में कोरोना वायरस से मरने वालों को लेकर भी एक बड़ी खबर है। साथ ही में आज की बड़ी खबरों में मौसम विभाग की तरफ से भी चेतावनी जारी की गई है भारी बारिश को लेकर देश के कई हिस्सों के लिए। साथ ही में आपको बता दें सरकार ने कई सारे बच्चों के खातों में 12-12 हजार रुपए डाले हैं बिल्कुल फ्री में। तो ये पैसे किन बच्चों को मिले हैं, किस लिए मिले हैं, कहाँ की सरकार ने दिया है, अभी आपको इसके बारे में भी विस्तार से बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में देश के कई हिस्सों में स्कूलों को खुलने को लेकर बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक जल्द ही अगले महीने से देश के कई राज्यों में स्कूल खुलने वाले हैं। तो दोस्तों आज के इस मुख्य समाचार में हम आपको इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। तो इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि आज से शुरू होगा खेलों का महाकुंभ यानी कि टोक्यो में ओलंपिक। आइए बताएं आप इसे कहां और कैसे देख सकेंगे। जी हां, खेलों का महाकुंभ कहे जाने वाले ओलंपिक का शुभारंभ आज होने जा रहा है। कोरोना महामारी की वजह से एक साल ये लेट हो गया है। आपको बता दें इस बार का ओलंपिक जापान के टोक्यो में हो रहा है। इसके लिए दुनिया भर के 11,000 से ज्यादा खिलाड़ी जापान की राजधानी टोक्यो में पहुंच चुके हैं। ओलंपिक का उद्घाटन समारोह आज शाम 4:30 बजे होगा भारतीय समय अनुसार। आप में से जो लोग ओलंपिक के बारे में नहीं जानते उन्हें बता दें कि ओलंपिक में दुनिया के कई हजार खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं और इसमें कोई एक खेल नहीं बल्कि कई सारे खेलों के मैच खेले जाते हैं। अब अगर बात करेंगे कि आप ओलंपिक के खेलों का आनंद कहां पर ले सकते हैं, कहां पर इसे देख सकते हैं या कहां पर इसकी कमेंट्री सुन सकते हैं, तो ताजा जानकारी के मुताबिक डीडी स्पोर्ट्स प्रतिदिन टोक्यो ओलंपिक का सीधा प्रसारण करेगा, जबकि दूरदर्शन के अन्य चैनलों पर इसके अलावा आकाशवाणी पर इन वैश्विक खेलों के आयोजन पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जाएंगे। यानी कि डीडी स्पोर्ट पर आपको सीधे ओलंपिक के खेल देखने को मिलेंगे, लेकिन दूरदर्शन के अन्य चैनलों पर और आकाशवाणी पर आपको ओलंपिक से जुड़े कई सारे विशेष कार्यक्रम देखने को मिलेंगे। साथ ही में आपको बता दें ओलंपिक का प्रसारण आपको कई सारे और रेडियो चैनल पर, इसके अलावा डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी कि यूट्यूब वगैरह पर भी देखने को मिलेगा। यानी कि वो यूट्यूब चैनल जो खेलों से जुड़े हुए हैं, ये जो डीडी सपोर्ट वगैरह की चैनल है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो देश में लॉन्च होगी अपनी डिजिटल करेंसी। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर ने कही है ये बात। जी हाँ, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर ने बीते गुरुवार को कहा है कि आरबीआई अपनी खुद की डिजिटल करेंसी पर चरणबद्ध तरीके से काम कर रहा है और इससे जुड़ा काम काफी आगे तक बढ़ चुका है। ताजा जानकारी के मुताबिक जल्दी आने वाले दिनों में भारत में एक और करेंसी आएगी जिसको आप जानेंगे डिजिटल करेंसी के नाम से। आप में से जिन लोगों को पता नहीं है उन्हें हम बता दें कि डिजिटल करेंसी को असल में आप अपनी जेब में नहीं रख पाएंगे, क्योंकि इसका नाम ही डिजिटल है। समझने के लिए आसान भाषा में ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से पेटीएम वॉलेट में पैसे होते हैं, यानी कि जो पेटीएम वॉलेट का पैसा होता है वो आपके हाथ में नहीं होता बल्कि वो केवल आपको वॉलेट में दिखाई देता है, तो सेम इसी तरीके से सरकार की अपनी डिजिटल करेंसी होगी जो कि आपके पास फिजिकल रूप से मौजूद तो नहीं होगी, लेकिन इसका भी महत्व पैसे जैसा होगा। जानकारी के मुताबिक आरबीआई इस पे काम कर रहा है। जल्दी से आने वाले दिनों में पायलट आधार पर थोक और खुदरा क्षेत्रों में पेश किया जाएगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो ऑनलाइन खरीदारी को लेकर 72% ग्राहक चाहते हैं कि ई कॉमर्स कंपनियां देती रहें छूट। जी हाँ, जो भी लोग अमेज़न के जरिए, पेटीएम मॉल के जरिए या फ्लिपकार्ट के जरिए या इसी तरह की किसी वेबसाइट के जरिए शॉपिंग करते हैं तो ये खबर उनके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों आप नहीं जानते तो आपको बता दें कि इन वेबसाइट की वजह से हमारे देश में जिन लोगों की दुकानें हैं, चाहे कपड़े की, मोबाइल की या किसी और चीज की, तो उनकी दुकानदारी काफी कम हो गई है। जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग ऑनलाइन खरीदारी करने लगे हैं। ऑनलाइन खरीदारी का चलन इसलिए भी बढ़ रहा है कि इससे खरीदारी करना काफी आसान है। इसके अलावा अमेज़न पर या इस तरह के प्लेटफॉर्म पर कई तरह की सेल चलती है जहाँ पर कई तरह का सामान कई बार काफी सस्ता मिल जाता है। आपको बता दें इसी की वजह से कई बार व्यापारियों से जुड़े संगठन ने इस पर ऐतराज जताया है और ये कहा है कि इस तरह की कंपनियां लोगों को सेल का और छूट का लालच देकर अपनी तरफ खींच रही हैं। इसी की वजह से कई सारे व्यापारियों की कमाई में कमी आई है। लेकिन आपको बता दें इसी बीच एक सर्वे किया गया है कि इस तरह की कंपनियों को छूट देना चाहिए या नहीं, लेकिन ई कॉमर्स कंपनियों की छूट पर अंकुश लगाने की सरकार की तैयारी के बीच 72% ग्राहक ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि इन मंचों पर यानी कि अमेज़न, फ्लिपकार्ट जैसी जो साइट है उनकी तरफ से छूट मिलती रहनी चाहिए। आपको बता दें ऑनलाइन जो सेल लगती है इसमें जो छूट दी जाती है, इसका मामला यहाँ तक बढ़ चुका है कि सरकार भी इसको रोकने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इसकी वजह से हमारे भारत के जो दुकानदार हैं उनकी दुकाई पर काफी बड़ा असर
पड़ा है, लेकिन लोकल सर्किल्स के सर्वे के मुताबिक 72% लोग ये चाहते हैं कि इस तरह की सेल चलनी चाहिए, इस तरह की छूट मिलनी चाहिए और सरकार को इस पे रोक नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आज का जो एक बड़ा सर्वे है, जो बड़ा सवाल है, वो इसी खबर से जुड़ा हुआ है। आप भी हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि इन ई कॉमर्स साइट की तरफ से जो छूट दी जाती है, क्या इस पर रोक लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए। इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है? फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो गिरफ्तारी से बचने के लिए राज कुंद्रा ने मुंबई पुलिस को दिए थे 25 लाख रुपए। एंटी करप्शन ब्यूरो को मिले मेल से हुआ है खुलासा। जी हाँ, शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा को पोर्नोग्राफी यानी कि अडल्ट फिल्मों के बनाने के आरोप में मुंबई पुलिस ने बीते सोमवार को गिरफ्तार किया था। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है। एंटी करप्शन ब्यूरो को एक ईमेल मिला है जिसमें आरोप है कि मुंबई पुलिस ने राज से 25 लाख रुपए की रिश्वत ली थी ताकि उनकी गिरफ्तारी ना हो सके। फिलहाल अभी राज कुंद्रा पुलिस की हिरासत में है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो ट्विटर पर ट्रोल हुए यूपी के सीएम मुख्यमंत्री योगी ने लिखा था, प्रदेश के युवा किसी के बहकावे में ना आए, जिसको प्रॉपर्टी जब्त करवानी हो वही गलत काम करे। फिर इस पर आया प्रियंका गांधी का पलटवार, जिस प्रॉपर्टी पर योगी जी बैठे हैं वो जनता की है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने एक ट्वीट के लिए सोशल मीडिया यूजर के निशाने पर आ गए हैं और उनको जमकर ट्रोल किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी ने लगातार बीते रोज 3 ट्वीट किए थे। ट्वीट में सीएम योगी ने लिखा था कि प्रदेश के युवाओं से मेरी अपील है कि वो किसी के बहकावे में ना आए। आगे उन्होंने लिखा कि आज कोई गलती नहीं कर सकता, जिसको अपनी प्रॉपर्टी जब्त करवानी हो वही गलत काम करे। सीएम योगी के इस ट्वीट के बाद अब कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने भी योगी सरकार पर पलटवार करते हुए लिखा है कि जिस प्रॉपर्टी पर योगी जी बैठे हैं ये उनकी नहीं बल्कि देश की जनता की है। प्रियंका गांधी का ये ट्वीट देखते ही देखते वायरल हो गया। सीएम योगी राजनीतिक और पार्टियों से लेकर आम यूजर तक के निशाने पर आ गए। सोशल मीडिया के यूजर ने इसे युवाओं के लिए धमकी बताया। साथ ही में कहा कि प्रदेश में रोजगार मांग रहे युवाओं को महाराज जी धमकी दे रहे हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया के यूजर सीएम की भाषा को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं। कहा जा रहा है कि सीएम बेरोजगारों को धमकी दे रहे हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि तानाशाहों की गुलामी करना और उनकी गीदड़ भभकियों से डरना संघ और भाजपा के संस्कार होंगे। आगे उन्होंने लिखा कि ये चंद्रशेखर आजाद और मंगल पांडे जैसे वीर क्रांतिकारियों को जन्म देने वाली पावन और महान भूमि उत्तर प्रदेश है। यहाँ के लोग ऐसी धमकियों का जवाब देना बखूबी जानते हैं। ट्वीट के नीचे उन्होंने लिखा कि इंतजार करिए। इसके अलावा पूर्व आईएएस एसपी सिंह ने भी ट्वीट करके सीएम पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि छात्र आवाज उठाएंगे तो क्या उनकी भी संपत्ति जब्त कर लोगे? उनकी शिक्षा, उनकी मेहनत और उनकी प्रतिभा उनकी कुल पूंजी है, क्या उसे भी जब्त कर सकोगे? साथ ही में उन्होंने लिखा कि अगर काबिलियत भी जब्त की जाती तो शायद सरकार में कुछ सुधार आ सकता था। आपको बता दें, अभी हाल ही में बीते बुधवार को लखनऊ के इको गार्डन में 69,000 शिक्षक भर्ती में ओबीसी और एसी कोटे में गड़बड़ी का आरोप लगाकर कई अभ्यर्थियों ने आंदोलन किया था। बाकी ज्यादा जानकारी आपकी स्क्रीन पर स्क्रॉल हो रही है, आप वीडियो को रोककर देख भी सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई है कोई मौत, कोर्ट पहुंच गया है अब ये मामला। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मंडाविया के खिलाफ हुई है याचिका दायर। जी हाँ, अभी हाल ही में हमने आपको बीते मुख्य समाचार में बताया था कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से ये बयान दिया गया है कि जब कोरोना वायरस की दूसरी लहर चल रही थी तो उस समय किसी की भी मौत ऑक्सीजन की कमी के कारण नहीं गई है। जाहिर सी बात है, ये बयान काफी चौंकाने वाला था। इसी की वजह से कई सारी राजनीतिक पार्टियां और मीडिया भी सामने आ गया, क्योंकि पूरा देश जानता है जब कोरोना वायरस की तीसरी लहर चल रही थी तो उस समय कितनी सारी खबरें आ रही थी कि यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी के कारण इतने सारे लोगों की जानें चली गई हैं। सोशल मीडिया पर भी कई तरह के फोटो और वीडियो वायरल हुए जिसमें देखने को मिला कि ऑक्सीजन की वजह से कई सारे लोगों की जानें गई। आपको बता दें, मीडिया की तरफ से जब ये बात कही गई तो स्वास्थ्य मंत्री ने एक और बयान दिया और कहा कि ये सारी जानकारी राज्य सरकारों की तरफ से दी गई है। राज्य सरकारों से जो रिपोर्ट मिली है उसी के आधार पर ये बयान दिया गया है। आपको बता दें, कोरोना वायरस की दूसरी लहर में जिन लोगों की मौत ऑक्सीजन की कमी के कारण गई उन लोगों को इस बयान से काफी दुख हुआ है और जानकारी के मुताबिक अब ये मामला अदालत तक पहुंच गया है। आपको बता दें, बिहार के मुजफ्फरपुर की अदालत में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया और साथ ही में स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती परवीन के खिलाफ मुजफ्फरपुर की सीजीएम कोर्ट में बीते गुरुवार को एक केस दायर किया गया है। आपको बता दें, इस केस पर 28 जुलाई को सुनवाई होगी। अब देखना यह है कि इस मामले में कोर्ट क्या रुख अपनाता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो कोई नहीं देगा इतना सस्ता प्लान, मात्र 400 रुपए में मिलेगा 1000 GB डेटा और कॉलिंग भी मिलेगी अनलिमिटेड। जी हाँ, भारत सरकार के स्वामित्व वाली नेटवर्क प्रोवाइडर कंपनी यानी कि बीएसएनएल ने एक ब्रॉडबैंड प्लान पेश किया है। जो लोग नहीं जानते उन्हें हम बता दें कि ब्रॉडबैंड नंबर बिल वाला नंबर होता है। आपको बता दें, बीएसएनएल की तरफ से जो प्लान पेश किया गया है उसकी कीमत मात्र 399 रुपए है, यानी कि एक महीने में लगभग 399 रुपए का बिल आएगा। साथ ही में आपको बता दें, ये प्लान बीएसएनएल के नए यूजर के लिए है। जानकारी के मुताबिक इस प्लान का फायदा नए यूजर 6 महीने तक उठा पाएंगे और 6 महीने के बाद प्लान अपने आप बदल जाएगा 449 रुपए वाले में, यानी कि इस प्लान का फायदा मिलेगा बीएसएनएल के नए यूजर को और 6 महीने तक के लिए। ज्यादा जानकारी के लिए आप नजदीकी बीएसएनएल के सेंटर में जा सकते
सकते हैं या 1800-345-1500 पर कॉल कर सकते हैं और इसकी ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको बता दें, ये प्लान भारत के सभी राज्यों के लिए नहीं है, इसी की वजह से आपको जानकारी लेनी होगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो मध्य प्रदेश के विदिशा में भारी बारिश, बाढ़ जैसे हालात होने की वजह से घर बह गया, साथ ही में कई सारी गाड़ियां डूब गईं, कई रोड पर सीने तक भर गया है पानी। जी हां, मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के सिरोंज में बीते बुधवार रात से तेज बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। शहर के कई स्थानों पर काफी सारा पानी भर गया है। पानी भर जाने की वजह से कई सारे दुकानों और घरों में भी पानी घुस गया है। खेल के मैदान तालाब बन गए हैं। जो गाड़ियां सड़कों पर खड़ी थी वो डूब गई हैं। कई सड़कें तो ऐसी हैं जहां पर सीने तक पानी भर गया है। मध्य प्रदेश से एक घर टूटने का वीडियो, इसके अलावा जहां पर सीने तक पानी भर गया है वहां का वीडियो जारी हुआ है। अभी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे कि आप इस वीडियो को कहां पर और कैसे देख सकते हैं। आपको बता दें, इसके अलावा भारी बारिश ने महाराष्ट्र के 6 जिलों में बड़ी तबाही मचाई है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आज 23 जुलाई को ये रहेगा भारत में मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान कोंकण में, गोवा में, मध्य महाराष्ट्र के आसपास के हिस्सों में, इसके अलावा तेलंगाना में, विदर्भ में, मराठवाड़ा में, मध्य प्रदेश के भी कुछ हिस्सों में, साथ ही में तटीय आंध्र प्रदेश में, इसके अलावा उड़ीसा और राजस्थान के भी अलग अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। साथ ही में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की भी चेतावनी है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में, दक्षिण गुजरात के भी कुछ हिस्सों में, साथ ही में उत्तराखंड में, पश्चिम बंगाल में, सिक्किम में, इसके अलावा आंतरिक कर्नाटका में, केरल में, हिमाचल प्रदेश में, असम में, पश्चिम बंगाल के भी कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। यहाँ पर भी एक आधे स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, पंजाब के कुछ हिस्सों में, साथ ही में हरियाणा के कुछ हिस्सों में, इसके अलावा सौराष्ट्र में, कच्छ में, बिहार के भी कुछ हिस्सों में, इसके अलावा झारखंड में, केरल में और तमिलनाडु के भी कुछ हिस्सों में, इसके अलावा लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश आज हो सकती है। इसके अलावा दिल्ली और एनसीआर में भी हल्की से थोड़ी कम यानी कि छिटपुट बारिश होने की संभावना है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो इन राज्यों ने दी शैक्षिक संस्था खोलने की अनुमति। आइए बताएं किस राज्य में आने वाले दिनों में खुल जाएंगे स्कूल। जी हाँ, रोजाना कोरोना मामलों की संख्या में गिरावट आने के साथ ही कई राज्यों में स्कूलों और अन्य शैक्षिक संस्थाओं को खोलने का फैसला लिया गया है। हरियाणा, तेलंगाना, गुजरात जैसे कई राज्यों ने सख्त कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए स्कूल में शारीरिक कक्षाओं की अनुमति दे दी है, यानी कि बच्चे ऑनलाइन नहीं बल्कि स्कूलों की कक्षा में आकर पढ़ेंगे। इसके अलावा देश के कई और ऐसे राज्य हैं जिन्होंने कोरोना वायरस की तीसरी लहर का हवाला देखते हुए फिलहाल स्कूलों को खोलने की अनुमति नहीं दी है। हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विद्यालयों को फिर से खोलने पर बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यानी कि दुनिया भर में कोरोना की तीसरी लहर दस्तक दे चुकी है। ऐसे में जब तक टीकाकरण की प्रक्रिया सभी के लिए पूरी नहीं हो जाती, यानी कि जब तक सभी लोगों को कोरोना की वैक्सीन नहीं दी जाती, तब तक स्कूलों को नहीं खोला जाएगा। केजरीवाल ने कहा कि हम बच्चों के जीवन को जोखिम में नहीं डाल सकते। हालांकि जैसा हमने आपको बताया, कई राज्य ऐसे हैं जिन्होंने कोरोना के नियम के साथ स्कूलों को खोलने की अनुमति दी है। तो आइए आपको एक एक करके बताते हैं कि देश के किस किस राज्य में स्कूल खुलने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक पहले नंबर पर है पंजाब। पंजाब सरकार ने कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए 26 जुलाई से स्कूलों को फिर से खोलने का आदेश दिया है। हालांकि फिलहाल अभी स्कूलों में वही टीचर या कर्मचारी आ सकेंगे जिन लोगों को कोरोना की वैक्सीन की दोनों खुराकें दे दी गई हैं। इसके अलावा अगर पंजाब के छात्र चाहते हैं ऑनलाइन पढ़ाई करना अभी भी, तो फिलहाल ये ऑप्शन मौजूद रहेगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी आने वाले 26 जुलाई से 50% क्षमता के साथ 11वीं और 12वीं के स्कूलों को खोलने की अनुमति दी गई है। स्कूलों को 50% क्षमता के साथ खोलने की वजह से आधे छात्र एक दिन स्कूल जाएंगे तो आधे छात्र दूसरे दिन स्कूल जाएंगे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में भी आने वाले 2 अगस्त से 10वीं और 12वीं के स्कूल खुल जाएंगे। छत्तीसगढ़ को लेकर ये भी खबर आई है कि 2 अगस्त के बाद चरणबद्ध तरीके से यानी कि धीरे धीरे कॉलेज को भी खोला जाएगा। हालांकि छत्तीसगढ़ के छात्रों को स्कूल में जाने के लिए अपने माता पिता की अनुमति लेना जरूरी होगा। अगर बात करेंगे बिहार की, तो बिहार में भी अब स्कूल खुलने वाले हैं। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी की हालिया घोषणा के अनुसार कक्षा 1 से 10वीं तक के स्कूल अगस्त के दूसरे सप्ताह से शुरू हो जाएंगे, यानी कि 7 अगस्त के बाद। हाल ही में बिहार ने कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए भी स्कूलों को फिर से खोलने की अनुमति दी है, लेकिन अब बिहार में छोटे बच्चों के लिए भी स्कूल खुल जाएंगे। इसके साथ ही कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को 50% क्षमता के साथ फिर से खोलने की अनुमति दे दी गई है, यानी कि बिहार के कॉलेज में आधे छात्र एक दिन जाएंगे तो आधे छात्र दूसरे दिन जाएंगे। तो दोस्तों, ये कुछ राज्य हैं जहां पर आने वाले दिनों में स्कूल खुल जाएंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो हरिद्वार में श्रद्धालुओं के गंगा स्नान पर रोक। गुरु के दर्शन के लिए लानी होगी कोरोना जांच की नेगेटिव वाली रिपोर्ट। जी हाँ, कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए कल 24 जुलाई को जो गुरु पूर्णिमा का पर्व है, तो इसका स्नान सांकेतिक होगा, यानी कि गंगा सभा के और जो तीर्थ के गुरु वगैरह हैं वही केवल स्नान कर सकेंगे। हालांकि अगर कोई श्रद्धालु कोरोना जांच की नेगेटिव वाली रिपोर्ट लाता है तो वो गुरुओं से मिलकर उनका आशीर्वाद ले सकता है, इसकी अनुमति दी गई है। बाकी कोई हरिद्वार में अगर दूसरे राज्य से जाएगा तो उसको क्वारंटीन होना पड़ेगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बीते रोज एक बार फिर से मिले 34,000 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के। जी हाँ,
PTRnews.com की तरफ से चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट आपके सामने है। ताजा मिली जानकारी के मुताबिक एक बार फिर से बीते रोज लगभग 24 घंटे में 34,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। इन नए मरीजों के मिलने के बाद अब हमारे भारत में कोरोना वायरस के टोटल मरीजों की संख्या 3,12,91,704 हो गई है। साथ ही मैं आपको बता दें, इन टोटल मरीजों में से अभी तक 4,19,502 लोगों की जान जा चुकी है। बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 480 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है कोरोना वायरस की वजह से। लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 38,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या अब 3,04,60,304 हो गई है। यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा अब जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 3,99,489 हो गई है। यानी कि पूरे भारत में अब कोरोना वायरस के इतने मरीज हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 4,050 बच्चों के खाते में सीएम योगी ने भेजे 12-12 हजार रुपए। अनाथ बच्चों के बाद बेसहारा महिलाओं के लिए भी लाई गई है योजना। जी हाँ, कोरोना संक्रमण के चलते अपने माँ बाप या अभिभावक को खोने वाले अनाथ बच्चों के लालन पालन के उद्देश्य राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का शुभारंभ किया। इसी मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने योजना के तहत प्रदेश भर में जो 4,050 बच्चे चुने गए थे, जो कि कोरोना वायरस की वजह से अनाथ हो गए थे, तो इनके अभिभावकों के खाते में हर महीने 4,000 रुपए के हिसाब से 3 महीने के लिए 12,000 रुपए डाला गया है। यानी कि यूपी की सरकार इन सभी बच्चों को हर महीने 4,000 रुपए देगी, ताकि इन बच्चों का पालन हो सके। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कोरोना काल में बेसहारा हुई महिलाओं के लिए भी एक नई योजना शुरू करने की घोषणा की है। यानी कि इस कोरोना के काल में जो महिलाएं बेसहारा हो चुकी हैं, उन्हें भी आने वाले दिनों में वित्तीय सहायता मिल सकती है। साथ ही मैं आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी ने कोरोना के अलावा दूसरी बीमारियों से भी जो बच्चे अनाथ हो गए हैं, तो उन्हें भी इस योजना में अब शामिल किया जाएगा, इसकी घोषणा की गई है। आपको बता दें, यूपी के अलावा भी देश के सभी राज्यों की सरकारें ये जिम्मेदारी उठाएगी। यानी जिन भी बच्चों ने कोरोना काल में अपने माता पिता को खो दिया है, अनाथ हो गए हैं, तो उनकी जिम्मेदारी अब राज्य सरकार की होगी। आप नहीं जानते तो आपको बता दें, अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से देश के सभी राज्यों को ये आदेश दिया गया था कि जो भी बच्चे अनाथ हो गए हैं, उसकी जिम्मेदारी सरकार उठाए। चाहे उनके कपड़े की बात हो, उनके खाने पीने की, चाहे उनकी पढ़ाई की बात हो, सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बिजली से जुड़ी सभी सेवाएं होंगी ऑनलाइन, भागदौड़ से मिलेगी निजात। जी हाँ, नया कनेक्शन लेने, खराब मीटर बदलने या बिजली का बिल ठीक करने, लोड बढ़वाने या कम करने, या बिजली बिल में नाम पता बदलने या इसी तरह के जो और काम है, ये सभी आने वाले दिनों में ऑनलाइन हो जाएंगे। जानकारी के मुताबिक अब इसके लिए बिजली दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने होंगे। अगले महीने से ये सभी सेवाएं ऑनलाइन होंगी उत्तर प्रदेश में। साथ ही में जो बिजली विभाग से जुड़े कर्मचारी हैं या इंजीनियर हैं या अधिकारी हैं, अगर वो अपने काम में लापरवाही बरतेंगे तो ये उन पर भारी पड़ेगा। ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बीते बृहस्पतिवार को पावर कॉर्पोरेशन के आला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के दौरान उपभोक्ताओं को सेवा को जल्द से जल्द ऑनलाइन करने के निर्देश दिए हैं। यानी कि अब जल्दी पूरे यूपी वालों की जो बिजली की समस्याएं हैं, वो ऑनलाइन हो जाएंगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो शुरू हो रही है 7 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें। जी हाँ, कोरोना के मामले कम होने से इंडियन रेलवे का सफर भी धीरे धीरे पटरी पर आ रहा है। आपको बता दें, जरूरत के हिसाब से इंडियन रेलवे कई सारी नई ट्रेनें चला चुका है। आपको बता दें, इसी बीच एक बार फिर से इंडियन रेलवे ने घोषणा की है कि 7 जोड़ी और स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। ईस्ट सेंट्रल रेलवे की तरफ से ये ट्वीट किया गया है। तो 7 जोड़ी जो नई ट्रेनें चलने वाली है, इनके नंबर क्या है, ये ट्रेनें कहाँ से कहाँ के लिए जाएंगी, बीच में कहाँ कहाँ पे रुकेंगी, इस टोटल जानकारी के लिए हम आपको एक लिंक देंगे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिस पे क्लिक करके आप ये जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। अगर मैं एक एक करके सभी ट्रेन के बारे में बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबा होगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो लगातार 5वें दिन मिली राहत, नहीं बढ़े हैं पेट्रोल डीजल के दाम। जी हाँ, लगातार 5 दिनों से पेट्रोल डीजल के दामों में ना तो कोई कटौती हो रही है और ना ही कोई बढ़ोतरी हो रही है। फिलहाल आपको राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल 101 रुपए 84 पैसे का मिलेगा। अगर बात करेंगे डीजल की, तो अभी आपको राजधानी दिल्ली में 1 लीटर डीजल 89 रुपए 87 पैसे का मिलेगा। दोस्तों, इसी बीच पेट्रोल और डीजल को लेकर एक बड़ी खबर है। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि पेट्रोल डीजल के टैक्स से कमाई करके कहां पर खर्च कर रही है सरकार। राजमार्ग मंत्री गडकरी ने दी है देश को ये जानकारी। जी हां, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बताया है कि पेट्रोलियम उत्पादों पर जो टैक्स लगाया जाता है केंद्र सरकार की तरफ से, और जो उससे कमाई होती है, तो वो पैसा कहां लगाया जा रहा है। नितिन गडकरी के अनुसार इन पैसों का इस्तेमाल इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं के विकास के लिए और अन्य विकास के कामों में लगाया जा रहा है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो द कपिल शर्मा शो से सुमोना चक्रवर्ती की हुई छुट्टी, वायरल हुआ अभिनेत्री का इमोशनल नोट। जी हां, अभी हमने आपको हाल ही में बताया था कि जल्दी कपिल शर्मा का शो एक बार फिर से ऑन एयर होने वाला है, यानी कि इसका 3रा सीजन शुरू होने वाला है। हालांकि आपको बता दें, इस बार के शो में आपको सुमोना चक्रवर्ती नजर नहीं आएंगी। कुछ दिन पहले ही जब शो के स्टार कास्ट ने सेट पर एक सेल्फी साझा की, कपिल शर्मा के साथ कीकू शारदा, भारती सिंह, कृष्णा अभिषेक, चंदन प्रभाकर और सुदेश लहरी नजर आए, लेकिन सुमोना चक्रवर्ती नहीं थी।
सुमोना चक्रवर्ती की शो से छुट्टी हो चुकी है। इसकी जानकारी इशारों इशारों में एक इमोशनल नोट शेयर करके सुमोना चक्रवर्ती ने भी दे दी है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो श्रीलंका का क्लीन स्वीप करने के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया। 3 मैचों की वनडे सीरीज का आखिरी मैच होगा आज। जी हां, फिलहाल अभी भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की एक वनडे सीरीज चल रही है, जिसमें 2 मैच हो चुके हैं और दोनों ही मैच भारतीय टीम ने जीते हैं। आज इस सीरीज का आखिरी मैच है। जानकारी के मुताबिक आज ये मैच दोपहर 3 बजे से शुरू होगा। क्रिकेट के प्रेमी इस मैच का आनंद उठा सकते हैं। स्पोर्ट्स से जुड़े चैनलों पर इसका लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो इंतजार हुआ खत्म। अब कोई भी ज्वाइन कर सकेगा क्लब हाउस, इनवाइट की नहीं होगी जरूरत। जी हाँ, ऑडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्लब हाउस अब सभी के लिए उपलब्ध हो गया है। अब आपको क्लब हाउस को इस्तेमाल करने के लिए किसी इनवाइट की जरूरत नहीं है। क्लब हाउस को अब आम ऐप की तरह गूगल प्ले स्टोर पर या एप्पल के स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। जो लोग नहीं जानते उन्हें हम बता दें कि क्लब हाउस भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, लेकिन इस पर ज्यादातर चीजें ऑडियो में होती हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सोना खरीदना हुआ थोड़ा सस्ता। आइए बताएं सोने चांदी के ताजा भाव। जी हां, बीते बुधवार को एक बार फिर से सोने के दाम में 264 रुपए की गिरावट आई है। इस गिरावट के बाद अभी आपको 24 कैरेट 10 ग्राम सोना 46,452 रुपए का मिलेगा राजधानी दिल्ली में। अगर बात करेंगे चांदी की, तो चांदी के दाम में मामूली सी 4 रुपए की तेजी आई है। इस तेजी के बाद अभी आपको 1 किलो चांदी राजधानी दिल्ली में 65,484 रुपए की मिलेगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो जल्द मिलेगा डिसलाइक का बटन। ट्विटर में हो रही है इसकी टेस्टिंग। जी हाँ, माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर से लोगों को शिकायत इस बात को लेकर लंबे समय से है कि जब कोई ट्वीट करता है तो उसके नीचे डिसलाइक का बटन नहीं होता, लेकिन यूजर्स की ये शिकायत जल्द ही दूर होने वाली है। खबर है कि ट्विटर ने डिसलाइक बटन की टेस्टिंग शुरू कर दी है और ये जल्द ही यूजर के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा, यानी कि अब ट्वीट्स को भी डिसलाइक या लाइक किया जा सकेगा। तो दोस्तों, आज 13 जुलाई 2021 की यही ताज़ा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। इसके बदले में हम आपसे बस इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।